स्टार्ट कीजिए। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कपलिंग एंड कोहेजन से। ठीक है, तो हम लोग पिछला क्लास जो सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज है उसको देख रहे थे। कपलिंग एंड कोहेजन दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कपलिंग क्या होता है? डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। ठीक है, हाई कपलिंग मींस मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली कनेक्टेड है। ठीक है, एक मॉड्यूल में कोई भी चेंज करते हैं तो वो दूसरे मॉड्यूल को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड लो कपलिंग मतलब क्या है? मॉड्यूल ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक मॉड्यूल में कुछ चेंज करते हैं तो उसका बहुत कम ही इम्पैक्ट होता है दूसरे मॉड्यूल। ठीक है, तो कपलिंग मतलब इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर जो डिपेंडेंस है। ठीक है, अंदर जो मतलब अंदर कितना टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे से। कोहेजन का जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है मॉड्यूल्स एक साथ किस तरह से काम कर रहा है एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। हाई कोहेजन मींस एलिमेंट आर क्लोजली रिलेटेड एंड फोकस्ड ऑन सिंगल पर्पस। लो कोहेजन मींस एलिमेंट्स आर लूजली रिलेटेड एंड सर्व मल्टीपल पर्पसेस। तो कपलिंग एंड कोहेजन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर को मतलब डिटरमाइन करने के लिए। हम लोग हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि लो कपलिंग और हाई कोहेजन हो ताकि सिस्टम को इजी मतलब मेक्स अ सिस्टम इजियर टू मेंटेन एंड इंप्रूव। हाई कपलिंग एंड लो कोहेजन मेक्स अ सिस्टम डिफिकल्ट टू चेंज एंड टेस्ट। So basically design is a two-part iterative process. The first part is conceptual design, which tells the customer what the system will do. Okay. And second is the technical design, which allows system builder to understand the actual hardware and software needed to solve a customer's problem. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कस्टमर्स हैं, डिजाइनर्स है। दो तरह का डिजाइन होता है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन और एक टेक्निकल डिजाइन। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कस्टमर्स के लिए होता है। ठीक है, टेक्निकल डिजाइन सिस्टम डिजाइनर्स के लिए होता है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो है, ठीक है, रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि कस्टमर्स के लिए है तो सिंपल लैंग्वेज में ही उसको लिखा जाना है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइब्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसका फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लिंक विद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डिजाइन of the system, hardware components and design, functionality and hierarchy of software components, software architecture, network architecture, data structure and flow of data, IO component of the system और shows the interface के बारे में। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि conceptual design ज़्यादा easier होता है, customer point of view से लिखा गया रहता है। technical design system designer के point of view से लिखा जाता है। उसके बाद मॉड्यूलराइजेशन तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि डिवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स वेयर ईच मॉड्यूल वर्क्स इंडिपेंडेंटली। एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली काम करता है। मेन एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलराइजेशन क्या क्या है? मॉड्यूलराइजेशन होता है इसलिए हम लोग सिस्टम को इजी वे में मतलब समझ सकते हैं, सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। मॉड्यूल कैन बी यूज्ड मेनी टाइम एज देयर रिक्वायरमेंट्स। Coupling is the measure of degree of interdependence between the module. Good software will have low coupling. हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि लो कपलिंग हो और हाई कोहेजन हो। यहाँ पे कपलिंग का क्या टाइप्स है वो हम लोग देखते हैं। सबसे नीचे है कंटेंट कपलिंग, उसके ऊपर कॉमन कपलिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ऊपर है सबसे बेस्ट कौन सा है? डेटा कपलिंग। ठीक है, data coupling. If the dependency between the modules is based on the fact that they communicate by passing only data, then the modules are said to be data coupled. मतलब डिपेंडेंसी जो है मॉड्यूल्स का वो सिर्फ डेटा तक ही अगर लिमिटेड है। ठीक है, डेटा पासिंग तक ही लिमिटेड है। ठीक है, कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कम्युनिकेट थ्रू द डेटा। मॉड्यूल कम्युनिकेशन डोंट कंटेन रैम डेटा, कस्टमर बिलिंग सिग्नल। सिर्फ अगर मॉड्यूल्स के बीच में डेटा का ही कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा का ही पासिंग हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डेटा कपलिंग। फिर आता है स्टैम्प कपलिंग।
डेटा स्ट्रक्चर को एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में पास किया जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ट्रैम डेटा, इट मे बी नेसेसरी ड्यू टू एफिशिएंसी फैक्टर, दिस चॉइस मेड बाय इनसाइटफुल डिजाइनर नॉट अ लेजी प्रोग्रामर। इसके बाद क्या है, कंट्रोल कपलिंग। मॉड्यूल्स कम्युनिकेट बाय पासिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन, देन दे आर सेड टू बी कंट्रोल्ड कपल। सॉर्ट फंक्शन दैट टेक्स कंपैरिजन फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल कपलिंग, मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल्स एक्सटर्नल टू द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड और टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर। उसके बाद कॉमन कपलिंग, ठीक है, ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर को शेयर करता है, ठीक है। चेंजिंग द चेंजेस इन ग्लोबल डेटा मींस ट्रैकिंग बैक ऑल द मॉड्यूल व्हिच एक्सेस द डेटा टू एवरी द इफेक्ट ऑफ द चेंज। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग में एक मॉड्यूल मतलब डेटा को दूसरे मॉड्यूल के डेटा को मॉडिफाई कर सकता है और कंट्रोल फ्लो इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अदर मॉड्यूल। उसके बाद टेम्पोरल कपलिंग, ठीक है। टेम्पोरल नाम से पता चलता है, टेम्पोरल हम लोग किसको बोलते हैं, टाइमिंग का जहां इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो टू मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन द टाइमिंग और ऑर्डर ऑफ इवेंट सच एज one module needing to execute before another. This type of coupling can result in design issues. उसके बाद sequential coupling occurs when output of one module is used as input of another module. Sequential coupling में क्या होता है, एक मॉड्यूल का आउटपुट दूसरे मॉड्यूल का इनपुट बन जाता है, तो एक मतलब चेन या सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंसीज बन जाता है। फिर कम्युनिकेशन कपलिंग, कम्युनिकेशन कपलिंग में दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल जो है कॉमन कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जैसे शेयर्ड मैसेज और डेटाबेस को शेयर करना। फिर फंक्शनल कपलिंग, टू मॉड्यूल्स डिपेंड ऑन ईच अदर्स फंक्शनैलिटी, वन मॉड्यूल कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम अनदर मॉड्यूल। डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग, टू और मोर मॉड्यूल्स शेयर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस टेबल और डेटाबेस फाइल। फिर इंटरैक्शन कपलिंग, due to the methods of a class invoking methods of other classes. Component coupling, interaction between two classes where a class has variable of other classes. उसके बाद यहाँ पर cohesion हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। Cohesion is the measure of degree to which elements of the modules are functionally related. All the elements directed towards performing a single task. मॉड्यूल्स के अंदर जो इंटरडिपेंडेंस होता है वो होता है कपलिंग, एंड दो मॉड्यूल्स आपस में जो इंटरडिपेंडेंस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। तो कोहेजन इज द इंटरनल ग्लू दैट कीप्स मॉड्यूल टुगेदर। मॉड्यूल्स अलग एक मॉड्यूल के अंदर किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है वो क्या है, कपलिंग। दो मॉड्यूल, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी, दोनों में किस तरह का इंटरडिपेंडेंस है वो क्या है, कोहेजन। Good software design will have high cohesion. Types of cohesion हम लोग देखते हैं, इसमें से coincidental low है और functional high है। Functional cohesion. Every essential element for single computation is contained in the component. Functional cohesion performs the task and function, ठीक है। मतलब जितना भी एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा ही कंपोनेंट्स में है। उसके बाद सीक्वेंशियल कोहेजन, एन एलिमेंट आउटपुट सम डेटा दैट बिकम्स इनपुट फॉर अदर एलिमेंट। सीक्वेंशियल जैसे हम सीक्वेंशियल कपलिंग भी देखे कि एक का आउटपुट या दूसरे की इनपुट बन जाता है, तो यहाँ पर भी ये मतलब एलिमेंट आउटपुट सम डेटा जो मतलब डेटा जो है उसको जिसको आउटपुट किया जा रहा है वो इनपुट फॉर अदर एलिमेंट का। उसके बाद कम्युनिकेशनल कोहेजन, टू एलिमेंट्स ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट डेटा और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सेम आउटपुट डेटा, अपडेट रिकॉर्ड इन द डेटाबेस एंड सेंड इट टू द प्रिंटर। फिर प्रोसीड्यूरल कोहेजन, ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन, एक्शंस आर स्टिल वीकली कनेक्टेड एंड अनलाइकली टू बी रीयूजेबल। उसके बाद टेम्पोरल कोहेजन, elements are related by the timing involved, module connected with temporal cohesion, all tasks must be executed in the same time span। temporal cohesion मतलब timing involved,
जो हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग, यहाँ पे टाइमिंग इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोरल कोहेजन। उसके बाद लॉजिकल कोहेजन, ठीक है। Elements are logically related and not functional. Okay. Components read input from the tape. All the codes are in the same component. एक ही component में जब कोड लिखा गया है, ठीक है, मतलब उसका ऑपरेशंस रिलेटेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल कोहेजन। उसके बाद कोइंसिडेंटल कोहेजन। Elements are not related, unrelated. The elements have no conceptual relationship other than location in source code. It is accidental and burst form of, ठीक है, मतलब आपस में मॉड्यूल्स में एलिमेंट्स में कोई रिलेशन जब नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंटल कोहेजन। प्रिंट नेक्स्ट लाइन, रिवर्स द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो कोइंसिडेंटल सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोहेजन। फिर प्रोसीड्यूरल कोहेजन। Elements are grouped together in a module based on sequence of execution, set of related procedures. फिर communicational cohesion, element group interaction, किस तरह से interact हो रहा है elements, ठीक है, उस basis पे हम लोग उसको बोलते हैं communicational cohesion। उसके बाद informational cohesion, रिलेशनशिप टू स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशनल कोहेजन। फिर लेयर कोहेजन, ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और रिस्पांसिबिलिटी, such as module that handles only low level hardware, that handles only high level business logic, layer cohesion। Advantages of low coupling, maintainability, ठीक है, reduce the impact of changes in one module on other modules। हम लोग देखेंगे कि लो कपलिंग जो है, मतलब एक मॉड्यूल में कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरे में उतना इफेक्ट नहीं होता है। एनहांस मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूल बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बेटर स्केलेबिलिटी, ठीक है, एडिशन रिमूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स। एडवांटेजेस ऑफ हाई कोहेजन, रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसको इम्प्रूव कर सकता है। एरर आइसोलेशन, एरर को आइसोलेट कर सकता है। इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, लीडिंग टू ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। डिसएडवांटेजेस हाई कपलिंग का क्या है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिक्रीज मॉड्यूलैरिटी, डिफिकल्ट टू डेवलप एंड टेस्ट मॉड्यूल्स इन आइसोलेशन। Disadvantages of low cohesion, increased code duplication, duplication of code, यानी code का duplication हो सकता है। Reduces functionality, ठीक है, क्योंकि पर्पस अच्छा से डिफाइन नहीं रहता है लो कोहेजन में, ठीक है, तो फंक्शनैलिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मॉड्यूल, developer to understand the purpose of behavior of module leading to error and lack of clarity। Differences between coupling and cohesion, software use। Cohesion हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। Cohesion is an indication of the relationship between the modules। Cohesion has many types, but usually high cohesion is for the software। Coupling, indication of the relationship between the modules। Concept of intermodule coupling has many types। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर A एंड B, ठीक है, दोनों में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोहेजन। एंड मॉड्यूल 1 में A B है एंड मॉड्यूल 2 में C है, तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में जो इंटरडिपेंडेंस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कपलिंग।
तो डिफरेंसेस देखते हैं. कोहेजन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रो मॉड्यूल. कपलिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल. Cohesion represents the relationship within a module. Coupling represents the relationship between modules. Increasing cohesion is good for software. Increasing coupling is avoided for software. जब हम लोग हमेशा चाहेंगे कि कोहेजन अच्छे से हो. कोहेजन क्या होता है? आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है. ठीक है. Cohesion represents the functional strength of module. Coupling represents interdependence among the module. Highly cohesive gives best software जितना ज़्यादा cohesion होगा. Loosely coupling gives the best software. Coupling कम और cohesion ज़्यादा. Cohesion module focuses on single thing. Coupling modules are connected to other modules. Cohesion is created between the same module. Coupling is created between two different modules. 6 type of cohesion: functional, procedural, temporal, sequential, layer, communication. Coupling क्या है? Common, external, control, stamp, data, content. Principles of software design. Design means to draw or plan something, show the look, functions and working of it. Software design is also a process to plan or convert the software requirements into a step that are needed to be carried out to develop a software system. Several principles that are used to organize and arrange the structural component of software design. So the principles are stated below. Software design principles हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या है. Review to minimize errors. डिजाइन करना ही कोडिंग नहीं होता है, कोड करना ही डिजाइन करना नहीं होता है. नॉट सफर फॉर टनल विजन लोग देखेंगे क्या होता है. ट्रेसेबल टू एनालिसिस मॉडल. शुड नॉट रीइन्वेंट द व्हील. मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस. एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन. शुड अकोमोडेट चेंज. शुड डिग्रेड जेंटली. असिस्ट फॉर क्वालिटी. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं. ये जो हम लोग यहाँ पर डिजाइन प्रिंसिपल्स देखें, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स, उसका क्या मतलब होता है एक एक का देखते हैं. ये जो था हम लोग का, शुड नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन. इट शुड नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन, व्हिच मींस इट शुड फोकस ओनली ऑन कंप्लीटिंग और अचीविंग द एम, it should not only focus on completing or achieving the aim, but on other effects also. ठीक है. इसका मतलब जब हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ काम को खत्म करने पे फोकस नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरा भी अगर कोई एम्स है या इफेक्ट है, ठीक है, तो उस पे भी हमको उतना ही ध्यान देना है. नेक्स्ट, ट्रेसेबल टू एनालिसिस मॉडल. द डिजाइन प्रोसेस शुड बी ट्रेसेबल टू द एनालिसिस मॉडल. मतलब जो एनालिसिस मॉडल हम लोग एनालिसिस मॉडल के हिसाब से ही डिजाइन बनना चाहिए. Satisfy all the requirement that software required to develop a high quality product. एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ों का जरूरत पड़ता है, ठीक है, जो भी चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो सारा का सारा रिक्वायरमेंट्स को ही सेटिस्फाई करना हो. Should not reinvent the wheel. The design process should not reinvent the wheel. That means it should not waste time or effort in creating things that already exist. Due to this, the overall development will be मतलब फिर से मतलब टाइम वेस्ट करना या एफर्ट लगाना, ठीक है, मतलब जो चीज़ पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं, ठीक है, या उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना. इसके बाद यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम बढ़ जाएगा. मिनिमाइज इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस. द डिजाइन प्रोसेस शुड रिड्यूस द गैप between real world problems and software solution.
तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना, मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी एंड इंटीग्रेशन. Design should display uniformity. It should be uniform throughout the process. एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए. Integration means it should not mix or combine all parts of software, that is subsystem into one system. तो यूनिफॉर्मिटी इन इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है. यूनिफॉर्मिटी थ्रूआउट द प्रोसेस होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए प्रोसेस, ठीक है. एंड इंटीग्रेटेड मतलब डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाना, ये होना चाहिए. अकोमोडेट चेंज. अकोमोडेट चेंज मतलब अगर कोई भी सॉफ्टवेयर जो है इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि अगर कोई भी चेंज करने का जरूरत पड़े, ठीक है, तो सिस्टम चेंज के प्रति एडजस्ट हो जाए, ठीक है, एज पर द यूजर्स नीड. डिग्रेड जेंटली, डिग्रेड ग्रेसफुली. इसका मतलब अगर एरर्स आए भी, ठीक है, अगर एरर्स कुछ अगर हो भी रहा है, ठीक है, फिर भी जितना हो सके, ठीक है, वो अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है. जैसे हम लोग क्या देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी चीज या कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं कि एरर आता है, एरर मैसेज देता है, ठीक है, फिर भी वो अपने आप को रिकवर करने का कोशिश करता है. रिकवर कर पाता है नहीं कर पाता वो बात का बात है, लेकिन वो रिकवर करने का कोशिश करता है एरर्स. Assessed or quality. Design should be assessed or evaluated for the quality. Meaning during the evaluation, quality of the design needs to be checked and focused on. Quality को हमेशा access करते रहना है. Review to discover errors. The design should be reviewed. इसको हमेशा review करना है ताकि कोई errors अगर है तो detect किया जा सके. डिजाइन इज नॉट कोडिंग एंड कोडिंग इज नॉट डिजाइन. डिजाइन का मतलब क्या है, लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम उसको बताना. कोडिंग क्या है, वो जो डिजाइन हम किए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो डिजाइन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डील्स विद ट्रांसफॉर्मिंग कस्टमर. डिजाइन का मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर dealing with transforming the customer's requirement as described in the SRS document into a form implementable using a programming language. The software design can be divided into the following three levels of phase design. क्या क्या फेजेस है डिजाइन का. पहला इंटरफेस डिजाइन, फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर डिटेल डिजाइन. हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है. रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है. These design documents are written by software engineers, designer or project manager and further passed to the software development team to give them an overview of what needs to be built and how. पहला reference document, existing software documentation, system documentation, vendor, hardware and software document, technical reference, फिर modules, modules for each module, processing, narrative, interface description, design language, modules used, कौन कौन सा मॉड्यूल यूज हुआ है. ये डॉक्यूमेंट है, इसमें एक पॉइंट है, उसमें कौन सा मॉड्यूल होता है वो बताया जा रहा है. इस रेफरेंस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, जो पहले से डॉक्यूमेंटेशन है उसको, सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन, कौन सा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज हुआ है उसका क्या डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्निकल रेफरेंस है तो वो. मॉड्यूल्स जो है उसमें प्रोसेसिंग किस तरह से हो रहा है, इंटरफेस का भाग,
डिजाइन लैंग्वेज, कौन सा मॉड्यूल यूज हो रहा है, स्कोप, सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ह्यूमन इंटरफेसेस, मेजर सॉफ्टवेयर फंक्शंस, एक्सटर्नली डिफाइंड डेटाबेस, मेजर डिजाइन कंस्ट्रेंट लिमिटेशंस, डिजाइन का डिस्क्रिप्शन, डेटा डिस्क्रिप्शन, डिराइव प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इंटरफेस बिल्डिंग स्ट्रक्चर, टेस्ट प्रोविजन, टेस्ट गाइडलाइंस, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, स्पेशल कंसिडरेशन, पैकेजिंग, स्पेशल प्रोग्राम ओवरले प्रोविजन, ट्रांसफर कंसिडरेशंस, फाइल स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल डेटा। तो ये सारा चीज डिजाइन डॉक्यूमेंट में आता है। रिक्वायरमेंट क्रॉस रेफरेंस। तो डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड। जो रिक्वायरमेंट्स उसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी इनकंसिस्टेंसीज या कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स give us complete overview of how the product looks like and better insight. डिजाइन डॉक्यूमेंट हम लोग को पूरा ओवरव्यू देता है कि किस तरह का प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है, कस्टमर उसको अच्छे से समझ सकता है। न्यू पर्सन कैन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, जो नया इंसान है वो भी समझ सकता है प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन को, उस पर काम करना शुरू कर सकता है। डेवलपर्स मेंटेन करेगा इस डॉक्यूमेंटेशन को और उसको अपग्रेड करेगा एज पर द चेंजेस। एवरीथिंग इज वेल स्टेटेड, सब कुछ वेल स्टेटेड, सब चीज अच्छा से उसमें लिखा गया रहेगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन, proper communication. Through documentation, we have good communication with every member who is a part of the project or software, helpful in understanding roles and contributions of each and every member. Role and contribution को समझने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं EFD। इसका नोट्स पहले भेज देते हैं, 2 मिनट जस्ट वेट कीजिएगा, जितना मुझे जरूरत पड़े उसका पहले मैं नोट्स भेज देता हूँ। एक मिनट भेज देता हूँ। एक मिनट।
ठीक है, हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम देखते हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके ओके, मुझे भी दिख रहा है सर। हाँ नहीं दिख हाँ रहा सर, है? आगे ओके ओके। आगे सर, आगे। डीएफडी, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है कि डेटा किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। ये मतलब डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई भी, ठीक है, तो डेटा किस जगह से किस जगह मूव कर रहा है, ठीक है, कौन सा एंटिटी से और कौन सा एंटिटी में मूव कर रहा है, क्या डेटा स्टोर है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, ये सारा चीज का इंफॉर्मेशन होता है। तो डीएफडी इज द एब्रिविएशन, डीएफडी शॉर्ट फॉर्म होता है इसका डेटा फ्लो डायग्राम। फ्लो ऑफ डेटा is represented by DOT, flow of data of a system। एक सिस्टम में किस तरह से डेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट होता है। इनपुट आउटपुट, कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ इनपुट जा रहा है, कैसे इनपुट आ रहा है, कैसे इनपुट जा रहा है। DFT does not have control flow and no loops और decision rules। कोई loops इसमें नहीं होता है, कोई decision rules नहीं होता है, कोई control flow नहीं होता है। Specific operation depending upon type of data can be explained by a flowchart। तो DFT क्या है? ग्राफिकल टूल है, मतलब एक पिक्चर या इमेज, यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिंग विद यूजर, मैनेजर एंड अदर पर्सन, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग एज वेल एज प्रपोज्ड सिस्टम। इट शुड बी पॉइंटेड आउट DFT कोई फ्लोचार्ट नहीं होता है, ठीक है। डिजाइनर को बस ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द पाथ, एक डेटा फ्लो या पाथ बताना होता है। DFT can be hierarchically organized, which helps in progressively partitioning and analyzing large systems। It provides an overview of what data is system processes, what transformation are performed, क्या-क्या transformation perform हो रहा है, what data are stored, क्या-क्या data store किया जा रहा है, क्या result produce हो रहा है, characteristics क्या-क्या है DFT का, commonly used during problem analysis के time use होता है, quite general and not limited to problem analysis for software requirement specification। सिर्फ प्रॉब्लम एनालिसिस में यूज होता है ऐसा नहीं है, जेनरिक भी है और भी बहुत सारा उसका पर्पस होता है। यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग अ सिस्टम, हम सिस्टम के अंदर क्या डेटा फ्लो हो रहा है ये जब समझ जाएंगे तो सिस्टम को भी समझ जाएंगे, है ना। इट व्यूज सिस्टम एज अ फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। DFT aims to capture the transformation that takes place within a system to the input data so that eventually output data is produced। Processes are shown by named circles and data flow are represented by named arrow entering or leaving the bubbles। A rectangle represents a source or sink। तो बेसिकली अगर हम लोग पॉइंट देखें, ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस विदिन अ सिस्टम, सिस्टम किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इनपुट कहाँ का इनपुट कैसे आउटपुट में बदल रहा है। प्रोसेसेस आर शोन बाय नेम सर्कल। DFT में हम लोग जितना प्रोसेसेस देखते हैं, ठीक है, DFT में हम लोग जितना मतलब प्रोसेसेस देखते हैं, तो वो सब प्रोसेसेस जो है सर्कल्स के इसमें दिखाया जाता है। डेटा फ्लो रिप्रेजेंटेड बाय नेम्ड एरोज। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सोर्स एंड सिंक, सोर्स मतलब कहाँ से आ रहा है, सिंक कहाँ जा रहा है। सोर्स सिंक इज टिपिकली आउटसाइड द मेन सिस्टम स्टडी। कंपोनेंट्स ऑफ DFT, द डेटा फ्लो डायग्राम हैज 4 कंपोनेंट्स। देखते हैं कि क्या-क्या कंपोनेंट्स होता है DFT। पहला है प्रोसेस, इनपुट टू आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट से आउटपुट में बदलना, ये कौन करता है? प्रोसेस ही करता है। सिंबल्स ऑफ अ प्रोसेस आर रेक्टेंगुलर विद राउंडेड कॉर्नर्स, ओवल, रेक्टेंगल और सर्कल। प्रोसेस इज नेम्ड अ शॉर्ट सेंटेंस। प्रोसेस को मतलब शॉर्ट सेंटेंस या ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, प्रोसेस का एक नाम दिया जाता है।
एक मिनट। एक मिनट। उसके बाद हम लोग प्रोसेस के बाद डेटा फ्लो देखते हैं, ठीक है। डेटा फ्लो इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, बेसिकली फ्लो लाइंस होता है कि ये बताता है कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है। फिर वेयर हाउस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द सिंबल्स ऑफ द स्टोर। वेयर हाउस इज सिंपली नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बीइंग अ डेटा फाइल, रादर कोई कुछ भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट, मतलब बेसिकली जहाँ से डेटा ले रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग डेटा स्टोर बोलते हैं। डेटाबेस, ठीक है, हम लोग स्टोर भी करते हैं तो डेटाबेस में करते हैं, तो इसी तरह का है। टर्मिनेटर सिंपली बताता है कि टर्मिनेटर है। डेटा वेयरहाउस प्रोसेसिंग यूजर। रेड एरो सिग्निफाई फ्लो ऑफ डेटा, जैसे ये डेटा वेयरहाउस है, ये डबल लाइन, ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट में खाली है, ऊपर नीचे ही लाइन। इनपुट आउटपुट का जो रेड लाइन है ये डेटा फ्लो है, ठीक है, ये जैसे राउंडेड रेक्टेंगल है ये प्रोसेसिंग। तो डेटा वेयरहाउस से इनपुट लिया, कुछ प्रोसेस किया और यूजर को आउटपुट दिया। रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ डीएफडी। नेम ऑफ द एंटिटी शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। जो भी एंटिटी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो इजी होना चाहिए और समझने लायक होना चाहिए। The processes should be numbered or put in ordered list to be referred easily. DFD should maintain consistency across all DFD levels. Single DFD can have maximum of 9 processes and minimum of 3 processes. Maximum 9 process हो सकता है और minimum 3 process हो सकता है। Square box. Square box defines source or destination of the system. तो entity भी बोला जाता है, rectangle से represent करता है। Arrow or line. Arrow identifies the data flow. सर्कल और बबल चार्ट हम लोग बोलते हैं। ओपन रेक्टेंगल डेटा स्टोर है। जीरो लेवल एंटायर सिस्टम है, सिंगल बबल एंड प्रोवाइड ओवरऑल पिक्चर ऑफ द सिस्टम। वन लेवल हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। टू लेवल हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। थ्री लेवल, अलग अलग लेवल्स हैं। जीरो लेवल में हम लोग एक बेसिक डीएफडी बनाते हैं, ठीक है, जस्ट बेसिक ओवरव्यू, ठीक है, किस तरह से काम हो रहा है। उसी को थोड़ा और डिटेल में वन लेवल में बनाते हैं, ठीक है। वन लेवल में जनरलाइज डिटेल्स भी जो होता है, ठीक है, वो वन लेवल होता है। जीरो लेवल में बस कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ आउटपुट जा रहा है, ये लो। वन लेवल में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बनाते हैं, ठीक है। एंड फिर टू लेवल में
मतलब उस जो एक एक कंपोनेंट है उसको फिर हम लोग लेके बनाते हैं। प्री लेवल में डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, ये बनाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डीएफडी: अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग एंड लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम, क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या लिमिट है, ये समझने में आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको इजीली समझा जा सकता है। डिटेल्ड एंड वेल एक्सप्लेन्ड डायग्राम ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। पार्ट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन फाइल, डॉक्यूमेंटेशन में भी हम लोग डीएफडी यूज करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डीएफडी यूज करते हैं। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन जो है दोनों ही डीएफडी को समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब सिंपल और ग्राफिकल वे में सिर्फ डेटा फ्लो, प्रोसेस फ्लो यही बताया। Disadvantages of DFD: at time DFD can confuse the programmers regarding the system, take long time to be generated, and many times this because analysts are denied permission to work on it. उसके बाद यहाँ पर एक मॉडल है रीयूज मैच्योरिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर रीयूज is the process of creating software system from existing software system rather than building software system from scratch। मतलब रीयूज करना, बार बार हम उसको अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रीयूज मैच्योरिटी मॉडल। लेवल 1 सिंगल प्रोजेक्ट सोर्स बेस्ड रीयूज: ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ऑल their source code within a single project. After this single pool of source code will hold multiple application as depicted in the following. Project A में application A, application B। Project A is the home to two applications, A and B. There is no need to copy source file or compile files from one project to another because there is only one project. But there is a limit that how well this practice will scale. The number of applications or number of developers increase to maintain the single source code will become difficult. तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल जितना भी सोर्स कोड है सिंगल प्रोजेक्ट में रखा जाता है, सिंगल इसमें रखा जाता है। प्रोजेक्ट ए जो है, यहाँ प्रोजेक्ट ए के अंदर टू एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ए और एप्लीकेशन बी, तो अलग से कॉपी करने का जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है तो मतलब अलग से ऐसा कुछ ये नहीं, बट एक लिमिट रहता है कि क्या यूज, क्या ये प्रैक्टिस किस तरह से काम करेगा। लेवल 2 मल्टी प्रोजेक्ट सोर्स बेस्ड रीयूज। इसमें क्या होता है, सोर्स कोड इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिस सोर्स बेस्ड रीयूज बिटवीन द प्रोजेक्ट्स। तो एक ही सोर्स कोड डिफरेंट इसमें डिवाइड हो जाता है। प्रोजेक्ट ए, एप्लीकेशन ए प्रोजेक्ट ए बन जा रहा है, एप्लीकेशन बी प्रोजेक्ट बी के अंदर आ रहा है। इसको मैं इस तरह का रीयूज हो सकता है, अगर पहले से कुछ है तो उसको रीयूज कर लेगा एप्लीकेशन बी, प्रोजेक्ट ए में पहले से कुछ है तो एप्लीकेशन ए उसको रीयूज कर लेगा। यूटिलिटीज डेवलप्ड इन वन प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट में डेवलप किया हुआ यूटिलिटी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। थोड़ा और इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट ए इज होम टू एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशन ए प्रोजेक्ट ए में है एंड प्रोजेक्ट बी में एप्लीकेशन बी है। द कोड व्हिच इज कॉमन टू बोथ द प्रोजेक्ट इज कॉपीड इनटू बोथ द प्रोजेक्ट। वो दोनों जगह जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, वो कॉमन है, प्रोजेक्ट ए में भी है, प्रोजेक्ट बी में भी है। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स में कॉपी किया जाता है। आफ्टर कॉपिंग रीयूज सोर्स कोड हैज टू लिंक बैक टू द ओरिजिनल, दिस कॉज ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ठीक है। इससे एक चीज होता है कि रीयूज होने के बाद मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, एंड बग फिक्सेस विल हैव टू बी अप्लाइड टू ईच प्रोजेक्ट दैट रीयूज कॉपीड कोड। उसके बाद लेवल, वो ये था लेवल 2 था, ठीक है। इसका क्या नाम था, मल्टी प्रोजेक्ट सोर्स बेस्ड रीयूज। पहला में क्या था, सिंगल प्रोजेक्ट सोर्स बेस्ड रीयूज, ये उसका डायग्राम, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन ए, एप्लीकेशन बी, इसको जो चाहिए, ठीक है, वो यूज कर लेता। लेवल 2 में क्या था, मल्टी प्रोजेक्ट सोर्स बेस्ड रीयूज, अलग अलग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए के अंदर एप्लीकेशन ए है, प्रोजेक्ट बी के अंदर एप्लीकेशन बी, जो कॉमन है शेयर हो जाता था, लेकिन इसमें क्या यूज होता था कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता। उसके बाद एडहॉक बाइनरी रीयूज, इसमें क्या है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी का भी 2 पार्ट्स है, ठीक है। क्या कॉमन है, प्रोजेक्ट बी कॉमन अलग से लेता है, प्रोजेक्ट बी यहाँ पे एप्लीकेशन बी,
Next step after level 2, organization advance to level and will realize the drawback of level 2. Level 2 का जो drawbacks है उसको realize करते हुए level 3 बनाया जाता है. Project boundaries realign. Project boundaries को फिर से realign किया जाता है. कोई mirror boundaries नहीं है, कुछ common या ऐसा कुछ नहीं है. Corresponding to application utility copied from one project to is now placed in its own project. ठीक है, हर एक का अपना project में रखा जाता है, अपना copies है सबके पास. कोई sharing का concept नहीं है. Application project binary artifact of utility project dependency relationships within project is established. Maintenance of utility project is greatly simplified because maintaining multiple diverging copies of utility, only a single version needs to be maintained. ठीक है, तो बी प्रोजेक्ट बी है, एप्लीकेशन बी के पास भी वो है एंड अलग से भी वो यहाँ पे ये फीचर है. इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, बग का प्रॉब्लम होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा बग, अगर इतना ज्यादा जैसे प्रोजेक्ट इधर भी है, प्रोजेक्ट का ये भी शेयर पार्ट अलग से रखा हुआ है, तो बग होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है. लेवल 4 कंट्रोल्ड बाइनरी रीयूज एंड रीयूज रिलीज इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, ये एडहॉक को ही ज्यादा मॉडिफाई करता है. ईच रिलीज इज कंट्रोल्ड एंड ट्रैक्ड विद वर्जन नंबर, बग्स को रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग करते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस. एक मिनट, इसका मैं नोट्स भेज देता हूँ. दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर. हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस में आते हैं. ठीक है, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो करते हैं जब कोडिंग करते हैं. ठीक है, एंड किस तरह से गाइडलाइंस, कोडिंग का क्या गाइड, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या गाइडलाइंस हम लोग को फॉलो करता है करना है कोडिंग के टाइम पे, वही हम लोग
Different modules specified in the design documents are coded in the coding phase. ठीक है, हम लोग जब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर ये सब फेजेस डिफरेंट, जैसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग। तो डिजाइन के बाद क्या स्टेज आता है, कोडिंग। फिर अब डिजाइन, अभी तक हम लोग डिजाइन ही देख रहे थे, ठीक है, जैसे डीएफडी डिजाइन, मॉड्यूलरिटी, ये सब चीज देख रहे थे। अभी हम लोग देखते हैं कोडिंग के बारे में, ठीक है। मेन गोल ऑफ कोडिंग इज टू कोड फ्रॉम द डिजाइन डॉक्यूमेंट। पहले हम लोग डिजाइन बनाते हैं कि किस तरह क्या रहेगा, फिर वही डिजाइन डॉक्यूमेंट का कोडिंग करते हैं। Prepared after design phase to a high level language and then to unit test this code. हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। Good software development organization want their programmers to maintain to some well-defined and standard style of coding called coding standard. They usually make their own coding standard and guideline depending upon क्या उस उनके ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है, ठीक है, उसके हिसाब से कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस लिखा जाता है। And based on type of software they develop, it is important for the programmers to maintain the coding standard. Otherwise, the coding will be rejected during the code review. तो coding जो है वो reject हो जाएगा। Purpose of having coding standards to the coding standard gives uniform appearance to the code. एक uniform appearance देता है written by different engineers. Readability, maintainability, reduces complexity also. Readability को improve करता है, maintainability helps in code reuse and helps to detect errors easily. Code को reuse करना and errors को detect करना. Promote sound programming practices and increases efficiency of the programmers. Coding standards क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। Limited use of global. किस तरह का डेटा जिसको ग्लोबल वेरिएबल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, किस तरह का डेटा को ग्लोबल वेरिएबल्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड हेडर का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए अलग सा फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन, जैसे मॉड्यूल्स के लिए नेम ऑफ द मॉड्यूल होना चाहिए, डेट ऑफ मॉड्यूल क्रिएशन, किसने मॉड्यूल को बनाया, ऑथर, मॉडिफिकेशन हिस्ट्री, सिनॉप्सिस, क्या काम करता है मॉड्यूल, क्या क्या फंक्शंस है उस मॉड्यूल में, कौन कौन सा ग्लोबल वेरिएबल्स यूज हो रहा है मॉड्यूल, नेमिंग कन्वेंशंस, किस तरह से नेम लिखते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट, जैसे ग्लोबल डेटा है, जी कैपिटल डी कैपिटल, दो वर्ड है, दो वर्ड, ग्लोबल डेटा, जी कैपिटल डी कैपिटल। लोकल डेटा, पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा, कैपिटल से ही पूरा मतलब जो भी नेम्स है वो लिखा जाए। लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, या तो इस तरह से लिखा जाए कि पहला लेटर छोटा, नेक्स्ट लेटर कैपिटल, या तो दोनों में लिखा जाए जी डी, उसके बाद या तो फिर पूरा ही कैपिटल लेटर में। It is better to avoid the use of digits in variable names. Name of the function should be written in camel cases starting with small letter. उसके बाद इंडेंटेशन, किस तरह से स्पेस और टैब यूज हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए। जैसे पाइथन में कोई ऐसा अलग से ब्रेस नहीं होता है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है इंडेंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कौन सा उस स्टेटमेंट ब्लॉक में है, प्योरली इंडेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेस कहाँ होना चाहिए कॉमा के बाद, नेस्टेड ब्लॉक इंडेंटेड है या स्पेस है कि नहीं, ब्रेस जो है नए लाइन शुरू हो रहा है कि नहीं, एरर, रिटर्न वैल्यूज और एक्सेप्शन हैंडलिंग कन्वेंशंस। some of the coding guidelines are given below. Avoid using coding style that is too difficult to understand. ऐसा कोडिंग स्टाइल नहीं यूज करना है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। अवॉइड यूजिंग आइडेंटिफायर फॉर मल्टीपल पर्पसेस। आइडेंटिफायर्स को अवॉइड करना है, यूज करना डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। लेंथ ऑफ द फंक्शन शुड नॉट बी लार्ज, और ज़्यादा लंबा फंक्शंस नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा फंक्शन बता देना चाहिए। ट्राई नॉट टू यूज गो टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, बहुत जगह हम लोग गो टू यूज करते हैं और उसका रेफरेंस देना भूल जाते हैं, कहाँ गो टू, लाइन नंबर देना भूल जाते हैं। तो हर जगह गो टू का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो अच्छा है। एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है सॉफ्टवेयर को, एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कोई हिडन कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करता है। आज हम लोग इतने ही तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर।